दूसरे चरण में किशनगंज और कटिहार भी है। यह भी मुस्लिम बाहुल इलाका है। वैसे कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी पिछली बार जीत गए थे, तारिक अनवर तकरीबन 57,000 वोट से हार गए थे। यहां पर मुस्लिम, ब्राह्मण, कुर्मी, पासवान और यादवों की भी संख्या है। यहां पर भी कहा जाता है कि ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स होती है और यही वजह है कि यहां से कभी निखिल चौधरी भी जीता करते थे। निखिल चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं, उसकी आबादी बहुत कम है, बहुत थोड़ी है वहां पर। तो सवाल यह उठता है कि इस बार अगर तारिक अनवर सामने रहते हैं, जबकि एक चर्चा यह भी है कि सीपीआई के महबूब अली भी मैदान में उतर सकते हैं। सीपीआई भी वहां पर जोर डाल रही है। जेडीयू के तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस बात से मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे। लेकिन कांग्रेस के तरफ से ज्यादा चर्चा तारिक अनवर की है पर और शकील अहमद खां की भी। लेकिन सीपीआई के भी उम्मीदवार महबूब अली की बात होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पिछले बार का परफॉर्मेंस दोहराया जाएगा या इस बार बाजी पलट भी सकती है? देखिए, जो महागठबंधन में सीटों के जो घोषणा है और जो उसको तय करना है, जो विलंब हो रहा है ना, जिन सीटों की आप चर्चा की, जैसे अभी कटिहार की आपने चर्चा की, वहां पे वामदल भी दावा कर रहे हैं और कांग्रेस भी दावा कर रही है। ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पे आरजेडी का भी दावा है, कांग्रेस का भी दावा है। तो पेच यहाँ पर अभी फंसा हुआ है महागठबंधन में। और पप्पू यादव के आने के बाद कांग्रेस को एक जान आई है, ताकत आई है। कांग्रेस अब बहुत मजबूती से अपने सीटों की बार्गेनिंग करने में आगे जा रही है। जो हमारी खबर है कि आज जो डिमोस्ट्रेशन हो रहा है सीटों को लेकर, तो होता है ना, एक भरोसे के साथ वो अपनी बात रख रही है कि हमको ये चाहिए तो ये चाहिए, ये चाहिए तो ये चाहिए। अब वो आगे कहां तक जाएगा, ये चाहिए वाला मामला, बात बनेगी बिगड़ेगी, समय बता देगा। लेकिन जो इस बात कटिहार सीट की आपने बात की, अब देखिए पूरे सीमांचल और कोसी, जैसे अभी हमारे संजय सर भी बता रहे थे कि इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। अगर पूर्णिया का थोड़ा सा संदर्भ ले इस सवाल में, हम जोड़ना चाहते हैं कि देखिए, मुस्लिम ओबीसी का फैक्टर है, नो डाउट ओबीसी का फैक्टर है। लेकिन मुस्लिम वोटर ये जरूर देखेगा कि भाजपा को हराने वाला कौन है। अगर भाजपा को हराने वाला पप्पू यादव है, तो पूर्णिया में वो ध्रुवीकरण पप्पू यादव के साथ होगा, ना कि ओबीसी वाले कैंडिडेट के साथ होगा। बाकी सीटों में भी यही स्थिति होगी। अगर किशनगंज में ओवैसी का कैंडिडेट जीत रहा है, 3 लाख वोट ला रहा है, इस बार अख्तरुज्जमान का परफॉर्मेंस उसी आधार पर हुआ, प्रचार उसी हिसाब से चला, लोग समझ गए, तो हो सकता है कि वहां ओवैसी का कैंडिडेट जीत जाए। तो मुसलमान वोटर इस बार सीमांचल के इलाके में और कोसी के इलाके में एकदम माइंड मेकअप है कि उसी को वोट देना है जो एनडीए को हरा सके, खासकर भाजपा के कैंडिडेट को हरा सके, उसके साथ जाना है। ओबीसी फैक्टर है, नो डाउट, लेकिन वो वही प्रभावी है जहां पे महागठबंधन कमजोर होगा, वही ओबीसी का फैक्टर काम करेगा। जहां महागठबंधन मजबूत दिखेगा, जैसा कि पूर्णिया में अब दिखने लगा है, वहां पे ओबीसी फैक्टर उतना प्रभावी नहीं होगा कि वो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा। पंकज भाई, लेकिन अगर हम किशनगंज की बात करें, किशनगंज की भी चर्चा कर लेते हैं, जहां से अख्तरुल ईमान आते हैं, वो 3 लाख वोट पाए थे। किशनगंज की स्थिति क्या देख रहे हैं? इस बार जेडीयू ने तो अपना उम्मीदवार बदल दिया, जिसकी चर्चा है कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। जबकि एक बात कांग्रेस के भीतर चल रही है कि तारिक अनवर शायद किशनगंज जा सकते हैं। पता नहीं इस बात में कितना दम है, लेकिन यह चर्चा चल रही है। कांग्रेस के लोग भी इस बात को कह रहे हैं। ऐसे में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जीते हुए सांसद को किशनगंज से हटाना आसान नहीं होगा। पर मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि क्या किशनगंज में भी आप ट्रायंगुलर फाइट देख रहे हैं? क्योंकि किशनगंज में तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले चुनाव में लड़ी थी और 3 लाख वोट लाई थी। हमने वही कहा ना कि जैसे किशनगंज वाली सीट है, वहां पे एक बारीक लाइन है कि कौन जीत रहा है, महागठबंधन जीत रहा है या ओवैसी जीत रहा है। दूसरे सीटों में आप आकलन साफ साफ कर सकते हैं, जैसे पूर्णिया हुआ या अन्य सीट। किशनगंज एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पे असुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अख्तरुल ईमान उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका वहां पे जो काम है और उनकी जो छवि है, वो उनको 3 लाख वोटों तक ले जाती है।
और हो सकता है जितनी उनकी तैयारी है ये 3 लाख से क्रॉस भी कर जाए इस बार। तो मोहम्मद जावेद लड़े या फिर तारिक अनवर लड़े वो फैक्टर नहीं है। अगर मजबूती दिखेगी मुस्लिम वोटर में कि अख्तर रुमान ही इस सीट को निकाल रहे हैं तो वहां पे महागठबंधन को नुकसान होगा। और अगर जावेद लड़ते हैं उनकी भी छवि बहुत साफ है तब तो कुछ अच्छी स्थिति में महागठबंधन रहेगा। लेकिन अगर तारिक अनवर साहब चले गए जैसे आप बता रहे हैं आपकी खबर है तो वहां पर समझिए कि ओवैसी का कैंडिडेट ही उस मुकाबले में होगा जो मुकाबला करेगा एनडीए के कैंडिडेट के साथ। तब फिर वहां महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा जो हमारा अपना आकलन है। क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई है किशनगंज में उसमें यह है कि इस बार हम चांस नहीं, पिछले बार भी नहीं दिए थे, इस बार भी हम एनडीए को घुसने नहीं देंगे किशनगंज में। किशनगंज में घुसने नहीं देंगे। तो क्या डॉक्टर संजय मान लिया जाए कि सीमांचल में इस बार पोलराइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा? क्या ये मान लिया जाए या असुद्दीन ओवैसी की एंट्री से पोलराइजेशन होगा? वो जिस तरह का स्पीच देते हैं निश्चित तौर पर वो वोटर्स को पोलराइज करेगा। अभी बहुत समय बाकी है और कहा जा रहा है कि वो कहते हैं ना कि ऐन वक्त पर जब असुद्दीन ओवैसी एंट्री मारते हैं और उसके बाद जब उनकी सभाएं होती हैं तो उस जगह का मिजाज बहुत हद तक बदलता है। पहले हम थोड़ा कटिहार पर बात कर लें। महबूब आलम वो वारसोई से विधायक हैं जो सीपीआईएमएल के हैं और इन्होंने दुलालचंद गोस्वामी जो अभी वहां के सिटिंग एमपी हैं जेडीयू से, उनको उन्होंने विधानसभा में हराया भी था। तो महबूब आलम मजबूत दावेदारी कर रहे हैं कि कटिहार की सीट हमें दी जाए, सीपीआईएमएल कह रही है। वैसे कांग्रेस, तारिक अनवर तो एक बड़े चेहरे हैं, स्थापित चेहरे हैं, क्या कांग्रेस छोड़ देगी वो सीट? क्योंकि अभी तक जो चीजें आ रही है कांग्रेस के हिस्से में मात्र 6 सीटें दी जा रही है। अब राष्ट्रीय फलक की एक स्थापित पार्टी जो विपक्ष का मजबूत चेहरा है और उनको आरजेडी कह रही है कि आप 6 सीटों पर लड़िए, ऐसा संभव दिखता नहीं है। तो क्या कटिहार की सीट, हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, पहले तो ये तो डिसाइड हो जाए कि सीपीआईएमएल लड़ेगी कि वो कांग्रेस लड़ेगी। क्योंकि महबूब आलम सिटिंग एमएलए हैं, जुझारू नेता हैं और विधानसभा में भी बाहर भी वो मजबूती के साथ वो बोलते रहते हैं। तो सीपीआईएमएल को लगता है कि क्यों ना अगर कटिहार का लोकसभा की सीट हमारे हिस्से में आ जाए तो हम मजबूती से लड़ लेंगे, परिणाम भी हम लोग दे सकते हैं। और चूंकि वहां भी जिस तरह से पूर्णिया में 40% मुस्लिम मतदाता हैं, कटिहार में भी मुस्लिम मतदाता की संख्या करीबन वही है, 38 से 42% के बीच। तो वो तारिक अनवर के लिए भी सेफ होता है, महबूब आलम के लिए भी सेफ हो रहा है। हम आते हैं किशनगंज पर। 70% मुस्लिम मतदाता वहां है किशनगंज। अब ये 70% मुस्लिम मतदाता, ये तो तय है ना कि जो भी उम्मीदवार होंगे जिस भी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, जेडीयू नहीं चाहती थी किशनगंज से लड़ना, एक बार शाहनवाज जीते थे वहां से, लेकिन कहा गया जेडीयू को कि नहीं वो सीट आपकी है और आपको ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार मोहम्मद जावेद से ये हार गए थे। तो मोहम्मद जावेद एक ही तो सीट जीती थी इंडिया गठबंधन, और क्या उनको भी किनारे लगा दिया जाएगा? क्योंकि अखिलेश सिंह जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनको लेकर के थोड़ा मरमरिंग है कांग्रेस में। पप्पू यादव की आज एंट्री भी होती है तो अखिलेश सिंह वहां नहीं होते हैं, तो एक मरमरिंग है। जो 19 जो एमएलए होने के बाद भी जो एमएलसी की सीटें नहीं मिल पाई थी, और एक जो चर्चा है कि अपने बेटे की सीट के लिए भी ये मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसके लिए कुछ सीटें छोड़ने के लिए भी ये तैयार हैं, जो अफवाह ही सही, लेकिन इस तरह की खबरें हैं। तो क्या अखिलेश सिंह, चूंकि ये राज्यसभा में चले गए हैं और उसमें आरजेडी ने सहयोग किया है, तो क्या कांग्रेस की बलि चढ़ा देंगे? एक सवाल है। या मोहम्मद जावेद के लिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक लड़ेगा? अगर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, असुद्दीन ओवैसी जितना भी रेडिकलाइज कर लें सोसाइटी को, जितने भी इनके भाषणों में आग हो, लेकिन जो इस्लामिक स्कॉलर से, चूंकि मैं कुछ दिन पहले किशनगंज में था
और कई इस्लामिक स्कॉलर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये युवाओं को भड़काने के लिए आते हैं किशनगंज, करना तो इनको कुछ नहीं है। नहीं, वो ये फिर डॉक्टर संजय स्कॉलर कुछ भी कहें, लेकिन 5 सीटों पर जीत तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की हुई है ना, ये हम लोगों ने सामने देखा है। इस सच को भी स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए, स्कॉलर अपना ओपिनियन रखते होंगे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो हर सोसाइटी में है, लेकिन उनकी सभा जो इस साल भी हुई है, 2023 में भी हुई है, और जिस तरीके से लोगों की भीड़ देखी जाती है उनकी सभा में, लोग जिस तरीके से उनका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वो ये बताता है कि उनके लिए, देखिए, लोग पसंद तो करते हैं। सरोज सिंह हाथ उठा रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव पांडे से भी सवाल लूंगा, अब दूसरे चरण में 2 और सीट बच रहा है, उसके बारे में उनसे पूछूंगा, लेकिन असुद्दीन ओवैसी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि उनका कुछ ना कुछ किसके लिए मुसीबत लाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सीमांचल में असुद्दीन ओवैसी एक फैक्टर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वो फैक्टर नहीं होते डॉक्टर संजय, तो 11 सीटों पे लड़ने की बात नहीं होती। सरोज सिंह, आप हाथ उठा रहे हैं, क्विक कमेंट्स आप दीजिए, फिर मैं संजीव पांडे जी के पास जा रहा हूं। जी, मेरा यही कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो क्षमता है, पोटेंशियल है, और उनकी पार्टी की जो ताकत है, वो ताकत 24 में इसीलिए बढ़ी है कि जो बिहार में जातीय सर्वे हुआ, उसमें बात सामने आ गई कि 18% जो है आबादी है मुस्लिम वोटरों की। तो जब 18% है, अब असदुद्दीन ओवैसी क्या तर्क दे रहे हैं कि 18% हम लोग हैं, हमको मिलता क्या है? डिप्टी सीएम तो तेजस्वी यादव बन जाते हैं, मंत्री उनके लोग बन जाते हैं, हमको तो कुछ मिलता नहीं है। 14% यादव है, उनको मंत्री पद तमाम नवाजे जाते हैं, राज्यसभा भेजा जाता है, तमाम चीजें दी जाती है, लेकिन 18% जो है उसको कुछ नहीं मिलता है। ओवैसी साहब टारगेटेड यही बात को रख रहे हैं। सीमांचल के दौरे में जब वो पिछले बार आए थे,